एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सुनसान घर दिखाई देता है जिसके ठीक सामने एक फीमेल घोस्ट खड़ी होती है। तभी उसे अचानक एक बेहद खास महक महसूस होती है। यह महक किसी आम इंसान की नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर चेन की इंटरनल बॉडी से निकल रही होती है। जैसे ही फीमेल घोस्ट को इसका एहसास होता है वह बिना एक पल गंवाए तेजी से उस घर की ओर दौड़ पड़ती है। आखिर अगर वह इस इंटरनल बॉडी को हासिल कर लेती है तो वह सीधे इमोर्टल बनने का मौका पा सकती है। घर के अंदर हमें हमारा मेन कैरेक्टर चेंग दिखाई देता है जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। पिछले पूरे 3 हफ्तों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला है और अब तो वह रोस्टेड चिकन के सपने देखने लगा है। दरअसल चेंग भी दूसरी दुनिया से इस इमोर्टल वर्ल्ड में आया है, लेकिन उसकी किस्मत बाकी मेन कैरेक्टर्स जैसी बिल्कुल भी नहीं निकली। जहां दूसरे नायकों को शुरुआत से ही जबरदस्त पावर्स और स्पेशल एबिलिटीज मिल जाती हैं, वहीं चेंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी सभी मेरिडियंस पूरी तरह ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन तक नहीं कर सकता। यानी इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, वहां चेंग लगभग एक साधारण इंसान की तरह जीने को मजबूर है। हालांकि उसकी किस्मत में एक अच्छी बात भी थी। उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी ओल्ड मैन से हुई थी जिसने उसकी पूरी स्थिति समझ ली थी। उसी ने चेंग को बताया था कि उसकी मेरिडियंस पूरी तरह ब्लॉक हैं और इसलिए वह कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। लेकिन असली समस्या सिर्फ यही नहीं थी। चेंग के पास एक बेहद दुर्लभ इंटरनल बॉडी भी थी जिसकी महक अपने आप डीमंस और घोस्ट को अपनी तरफ खींच लेती थी। यही कारण था कि उसके मास्टर ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि उससे कल्टीवेशन का रास्ता लगभग नामुमकिन है। इंटरनल बॉडी की वजह से अनगिनत डीमंस और घोस्ट हमेशा चेंग के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन उसका मास्टर हर बार उसकी रक्षा करता था और उसे हर खतरे से बचा लेता था। इसी वजह से पिछले पूरे 3 सालों से चेंग इस घर के अंदर ही बंद होकर रह रहा था। उसके मास्टर ने घर के चारों ओर एक खास फॉर्मेशन बना रखी थी ताकि चेंग की इंटरनल बॉडी की महक बाहर न जा सके और कोई भी डीमन या घोस्ट उसकी मौजूदगी का पता न लगा पाए। लेकिन लगातार 3 साल तक एक ही जगह कैद रहने के बाद चेंग पूरी तरह परेशान हो चुका था। गुस्से और हताशा में वो घर के अंदर रखा सामान नीचे फेंकने लगता है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर भगवान में हिम्मत है तो उसके ऊपर बिजली गिराकर उसे मार दें। मानो भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। अगले ही पल एक जबरदस्त बिजली आकर उसके बिल्कुल पैरों के पास गिरती है। यह नज़ारा देखते ही चेंग की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत लगभग 90 डिग्री झुककर माफ़ी मांगने लगता है और बिना एक शब्द बोले वापस जाकर सो जाता है ताकि कम से कम कैलोरी बचा सके और उसे ज़्यादा भूख न लगे। चेंग अभी अपनी किस्मत पर आंसू ही बहा रहा होता है कि तभी अचानक वही फीमेल घोस्ट उसके सामने आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो उससे कहती है, ए राजा, क्या रानी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहोगे? चेंग डर के मारे कुछ समझ भी नहीं पाता कि उससे पहले ही फीमेल घोस्ट उसे पकड़ लेती है। लेकिन चेंग अपने मन में सोचता है कि उसे हर हाल में सिग्मा बनना है। यही सोचकर वो पूरी ताकत से फीमेल घोस्ट को अपने से दूर धक्का दे देता है। हालांकि फीमेल घोस्ट अब अपना इरादा बदलने वाली नहीं थी। वो दोबारा चेंग के ऊपर आकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आज तो दोनों खूब धूम मचाएंगे। तभी चेंग उसे रोकते हुए कहता है, एक सेकंड, रानी को राजा से प्यार कैसे हो सकता है? और क्या तुम सच में इंसान भी हो? ये सुनते ही फीमेल घोस्ट हल्का सा पीछे हटती है और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है कि वह कोई रानी नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत फीमेल घोस्ट है। इतना सुनते ही चेंग बुरी तरह घबरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसी पल उसे अपने मास्टर की कही हुई बात याद आती है। उसके मास्टर ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर गलती से भी कभी किसी घोस्ट या डीमन से सामना हो जाए तो बिना कुछ सोचे समझे वहां से तुरंत भाग जाना, वरना अगला शिकार वही बनेगा और घोस्ट के लिए चिकन लेग पीस बन जाएगा। खैर, फीमेल घोस्ट अब अपना तूफानी प्यार दिखाना शुरू कर देती है। वो अचानक चेंग के बिल्कुल करीब आती है और उसके कंधे पर एक जोरदार लव बाइट दे देती है। दर्द इतना जबरदस्त होता है कि चेंग की तो मानो आंखें ही बाहर निकलने वाली होती हैं। वो दर्द से तड़पते हुए चिल्ला उठता है, ओ माँ, गो टू लव। लेकिन अगले ही पल उसे हकीकत याद आती है। उसे एहसास होता है कि वह किसी रोमांटिक मोमेंट में नहीं बल्कि अपनी मौत के बिल्कुल करीब खड़ा है। ये सोचते ही वह अपनी किस्मत को कोसने लगता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी का अंत इतना बेकार तरीके से कैसे हो सकता है। तभी अचानक उसकी किस्मत पूरी तरह पलट जाती है। एक चमकदार सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होती है। सिस्टम सबसे पहले देरी से आने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि उसके पास कोई खास एबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन उसे एक बेहद अनोखी शक्ति दी जा रही है। सिस्टम बताता है कि अब से चेंग के चारों ओर सिर्फ 2 मीटर का एक विशेष डोमेन रहेगा। इस डोमेन के अंदर वो पूरी तरह इनविंसिबल होगा। इस एरिया में वही सबसे शक्तिशाली होगा, वही सर्वोच्च होगा और मानो उसी छोटे से संसार का भगवान होगा। ये सुनते ही चेंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अब वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुका है और आखिरकार उसके पास भी एक जबरदस्त पावर आ गई है। चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लाते हुए वो फीमेल घोस्ट की तरफ देखता है और कहता है, अब मेरी बारी है फाइट बैक करने की। ये सुनकर फीमेल घोस्ट जरा भी नहीं घबराती। वो हंसते हुए चेंग से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक साधारण मेल ह्यूमन मुझ जैसी घोस्ट को हरा सकता है? इतना कहकर वो दोबारा मुस्कुराते हुए चेंग पर झपट पड़ती है और कहती है, चुपचाप लेट जाओ ताकि मैं तुम्हें आराम से खा सकूं। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। जैसे ही फीमेल घोस्ट उसके पास पहुंचती है, चेंग पूरी ताकत से एक जबरदस्त पंच मारते हुए चिल्लाता है, चल निकल। उसका मुक्का लगते ही फीमेल घोस्ट सीधे आसमान की तरफ उड़ जाती है। लेकिन असली हैरानी की बात तो ये थी कि चेंग के इस एक पंच में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि उसकी फिस्ट घर की छत को तोड़ते हुए सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर निकल जाती है। यह नज़ारा देखकर चेंग खुद भी दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अंदर इतनी जबरदस्त ताकत आ चुकी है। उसी समय सिस्टम उसे सूचना देता है कि उसने फीमेल घोस्ट को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। इनाम के तौर पर उसे 10 फील्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम समझाता है कि इन फील्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वो अपने डोमेन को अपग्रेड कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वो अभी अपग्रेड करता है तो उसका 2 मीटर का डोमेन बढ़कर 4 मीटर का हो जाएगा। ये सुनते ही चेंग के दिमाग में फिर से बड़े बड़े सपने आने लगते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि अगर इसी तरह पॉइंट्स मिलते रहे तो कुछ ही दिनों में वो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। उसके बाद उसके 10-12 वाइफ्स होंगी और वो पूरी जिंदगी आराम और ऐश में बिताएगा। लेकिन सिस्टम उसकी सारी कल्पनाओं पर तुरंत पानी फेर देता है। सिस्टम साफ बता देता है कि फील्ड पॉइंट्स केवल तभी मिलेंगे जब वो अपने डोमेन से बाहर निकलकर दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। अगर वो घर के अंदर ही बैठा रहा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। ये सुनकर चेंग नाराज होकर सिस्टम को उंगली दिखाते हुए कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। ये सब करना सिस्टम की ही जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी बहस ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। कई दिनों की भूख आखिर अपना असर दिखा ही देती है और बेचारा चेंग वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर उसी समय पूरा आसमान एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहा था। चेंग के उस एक पंच की वजह से आसमान में एक विशाल छेद बन चुका था। उसकी फिस्ट सीधे अपर वर्ल्ड तक पहुंच गई थी और वहां मौजूद कई इमारतों से टकराकर भारी तबाही मचा चुकी थी। लोअर वर्ल्ड में मौजूद सभी डीमंस और लोग ये दृश्य देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर लोअर वर्ल्ड में ऐसा कौन आ गया जिसने सीधे अपर वर्ल्ड तक तबाही मचा दी। तभी सभी लोगों की नज़र आसमान से नीचे गिरती हुई एक रहस्यमयी वस्तु पर पड़ती है। वो एक इमोर्टल ट्रेजर था जो अपर वर्ल्ड से सीधे लोअर वर्ल्ड की ओर आ रहा था। और इस सीन को अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि इसी एक ट्रेजर की वजह से आगे चलकर अनगिनत लोगों की जान जाने वाली है और पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल मचने वाली है। इसके बाद कहानी हमें अपर वर्ल्ड लेकर जाती है। यहाँ हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। चेंग की एक फिस्ट ने कई इमारतों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। दरअसल उसका मुक्का एक खास टावर से टकराया था जिसके अंदर एक रहस्यमयी स्वॉर्ड सील करके रखी गई थी, और वही स्वॉर्ड अब लोअर वर्ल्ड की तरफ गिर चुकी थी। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है सबसे शक्तिशाली इमोर्टल वनरेबल इमोर्टल से। वो तुरंत अपने 12 इमोर्टल जनरल्स को बुलाता है। कुछ ही पलों में सभी 12 जनरल्स उसके सामने पहुंच जाते हैं और आदरपूर्वक उसे प्रणाम करते हैं। वनरेबल इमोर्टल बेहद गुस्से में उनसे कहता है कि यह टावर उसके पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था। उन्होंने कठिन तपस्या और संघर्ष करके उस रहस्यमयी स्वॉर्ड को इस टावर के अंदर सील किया था। लेकिन अब न जाने कहां से आया एक रहस्यमयी पंच पूरे टावर को तोड़ गया और उनके लिए सबसे कीमती वह स्वॉर्ड भी अपने साथ ले गया। इसी बीच सबसे शक्तिशाली इमोर्टल अपने 12 जनरल्स को आदेश देते हुए कहता है कि वे तुरंत लोअर वर्ल्ड में जाएं, उस रहस्यमयी स्वॉर्ड का पता लगाएं और किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आएं। इतना ही नहीं, जिसने भी यह सब करने की हिम्मत की है उसकी एक एक हड्डी तोड़ दी जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके बाद कहानी एक बार फिर चेंग की तरफ लौटती है। कुछ देर बाद चेंग को होश आता है और उसे याद आता है कि कई दिनों से खाली पेट रहने की वजह से वह बेहोश होकर गिर पड़ा था। तभी उसके सामने थोड़ी सी मिट्टी आकर गिरती है। अपनी हालत देखकर वह एक पल के लिए सोचता है कि चलो मिट्टी खाकर ही पेट भर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल वो मिट्टी को दूर फेंक देता है और खुद से कहता है, मैं 21वीं सदी का इंसान हूँ, अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मिट्टी खाकर अपना पेट भरूं। इसके बाद चेंग फैसला करता है कि अब बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। शायद किस्मत अच्छी हुई तो कचरे में ही कुछ खाने लायक मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो अपने डोमेन से बाहर हाथ निकालता है उसे एक जबरदस्त झटका महसूस होता है। बस इसी पल चेंग समझ जाता है कि आसपास कहीं न कहीं कोई डीमन मौजूद है। इसके साथ ही उसे अपनी शक्ति की एक और बड़ी लिमिट का भी पता चलता है।
उसका डोमेन उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा उसी जगह स्थिर रहेगा। अगर उसे अपने डोमेन का एरिया बढ़ाना है तो उसे फील्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसे अपग्रेड करना होगा, तभी वो आगे तक अपना सुरक्षित क्षेत्र बना पाएगा। यानी चेन चाहे तो डोमेन से बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी सारी इनविंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वहां वो न तो महामहिम रहेगा और न ही भगवान। बाहर कोई भी आकर उसकी धुनाई कर सकता है। इसीलिए अगर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखनी है तो उसे फिलहाल अपने डोमेन के अंदर ही रहना होगा। तभी अचानक बाहर से किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अगले ही पल एक लड़की उड़ती हुई सीधे उसके डोमेन के पास आकर गिरती है। वो लड़की लिंग थी और उसका पीछा ली कर रहा था। ली गुस्से में लिंग से कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे बेवजह तुम्हें मारना पड़ेगा। इस पर लिंग बिना डरे जवाब देती है, तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे डैडी का क्लैन तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। उधर ये सब देख रहा चेंग मन ही मन सोचता है कि यहाँ तो जबरदस्त लड़ाई चल रही है, इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह इन सबसे दूर ही रहना बेहतर होगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि शायद इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ हो। बस ये सोचते ही उसकी आंखों में भूख के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद चेंग जोर से आवाज लगाकर लिंग से कहता है, ओए, यह मेरा इलाका है, यहाँ आकर इतना शोर मचा रही हो तो बदले में मुझे थोड़ा सा खाना देना पड़ेगा, जल्दी दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर लिंग अपने मन में सोचती है कि क्या यह इंसान सच में पागल है। सामने ली जैसा खतरनाक आदमी खड़ा है और यह उससे लड़ने की बजाय खाना मांग रहा है। लेकिन उसी समय ली आगे बढ़ता है। वो लिंग को उसके बालों से पकड़ लेता है और फिर अपनी शक्ति से चेन की तरफ एक जबरदस्त हमला कर देता है। वो हमला तेजी से चेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके डोमेन के अंदर प्रवेश करता है पूरा अटैक वहीं रुक जाता है और पूरी तरह बेअसर हो जाता है। चेन को जरा सी भी चोट नहीं लगती। ये देखकर चेन शांत चेहरे के साथ ली से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम तो मुझे ही मारने चले आए। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई, अब तुम्हें मुझे और ज्यादा खाना देना पड़ेगा। ये देखकर लिंग और ली दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दोनों के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस इंसान को अटैक से कुछ हुआ क्यों नहीं। देखने में तो ये बिल्कुल साधारण इंसान लगता है, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। उधर ली मन ही मन सोचता है कि इस आदमी ने उसका हमला रोक लिया है, इसका मतलब यह अब बहुत कुछ जान चुका है और इसे जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद चेंग पूरी बेफिक्री के साथ ली को उकसाते हुए कहता है, ओ स्केयरमैन, अगर तेरे अंदर सच में हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखा, मैं यहीं खड़ा हूं, एक कदम भी नहीं हिलूंगा। ये सुनकर ली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करता है और अपनी शक्ति से एक बेहद खतरनाक वेपन तैयार कर लेता है। अगले ही पल वो उस वेपन को पूरी ताकत के साथ चेंग की तरफ फेंक देता है। उधर चेंग मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि जैसे ही यह वेपन उसके डोमेन के अंदर आएगा उसी पल इसकी किस्मत उसके हाथों में होगी। यही सोचकर चेंग पूरी शांति के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस वेपन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर लिंग ये सब देखकर अपने मन में सोचती है कि चेंग तो पूरी तरह पागल हो चुका है। एक साधारण मॉर्टल होकर वो उस खतरनाक वेपन को अपने नंगे हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ली भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे वेपन को रोक सकते हो? अगर ये तुम्हारी बॉडी को सिर्फ छू भी गया तो तुम्हारे चितरे उड़ जाएंगे। लेकिन ली को क्या पता था कि अपने डोमेन के अंदर चेंग ही भगवान है। जैसे ही वो वेपन चेंग के डोमेन में पहुंचता है चेंग बड़ी आसानी से उसे सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। यह नज़ारा देखकर लिंग की आंखें पूरी तरह खुली रह जाती हैं। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर इसने इतने खतरनाक वेपन को सिर्फ 2 उंगलियों से कैसे रोक लिया। उधर ली के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगता है। अगले ही पल चेंग उस वेपन के 2 टुकड़े कर देता है। फिर उन टुकड़ों में से एक को पूरी ताकत से ली की तरफ फेंक देता है। वो टुकड़ा सीधा ली के सिर में जाकर धंस जाता है और एक ही वार में उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही चेंग ली को मार गिराता है सिस्टम तुरंत उसे 500 फील्ड पॉइंट्स का इनाम देता है। यहीं पर चेंग को समझ में आता है कि अगर वह किसी भी इमोर्टल, घोस्ट या डीमन को खत्म करता है तो बदले में उसे फील्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो अपने डोमेन को अपग्रेड करना चाहता है। चेंग तुरंत हामी भर देता है। अगले ही पल उसका डोमेन पहले से काफी बड़ा हो जाता है और अब वो पूरे घर को कवर करने लगता है। ये देखकर चेंग बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद वह लिंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधे ली की बॉडी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसका असली निशाना स्टोरेज रिंग थी। उधर लिंग अभी तक सदमे में खड़ी थी। वो मन ही मन सोचती है कि एक गोल्डन रियलम का एक्सपर्ट एक साधारण दिखने वाले मॉर्टल के हाथों एक ही वार में मारा गया।
इसका मतलब साफ था कि चेन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत छिपाकर रहने वाला कोई बेहद बड़ा एक्सपर्ट है। थोड़ी देर बाद चेन को स्टोरेज रिंग तो मिल जाती है, लेकिन एक नई समस्या सामने आ जाती है। उसके पास जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं थी। भले ही अपने डोमेन के अंदर चेन भगवान जैसा था, लेकिन स्टोरेज रिंग खोलने के लिए कल्टीवेशन की जरूरत थी, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। तभी चेन पीछे मुड़कर लिंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि क्यों न इसी से रिंग खुलवा ली जाए। जैसे ही लिंग देखती है कि चेन उसकी तरफ देख रहा है, वह बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी कहानी बता देती है। वो बताती है कि वो स्वॉर्ड सेक्ट की डिसाइपल है। वो अपने कई साथियों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन रास्ते में ली ने उन सभी पर हमला कर दिया। उसके ज्यादातर साथी मारे जा चुके हैं और बाकी के भी शायद अब जिंदा नहीं बचे होंगे। इसके बाद लिंग भावुक होकर चेन का धन्यवाद करती है और उसकी जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया कहती है। उधर लिंग अपने मन में लगातार यही सोच रही थी कि चेन ने इतनी आसानी से ली को खत्म कर दिया, जबकि ली गोल्डन रियलम का एक्सपर्ट था। इसलिए उसकी नज़र में चेन की ताकत कम से कम एसेंस रियलम तक जरूर पहुंच चुकी होगी। लेकिन पूरे यूज ऑफ कॉन्टिनेंट में पिछले 100 सालों से कोई भी एसेंस रियलम तक नहीं पहुंच पाया था। यही वजह थी कि लिंग अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि चेन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अपनी पहचान छिपाकर रहने वाला एक महान मास्टर है। खैर, चेन स्टोरेज रिंग लिंग को देते हुए कहता है, क्या तुम इसे मेरे लिए खोल सकती हो? इसके अंदर कुछ जरूरी सामान होगा जो मुझे चाहिए। हालांकि चेन का असली मकसद कोई खजाना नहीं, बल्कि सिर्फ खाना था। अगले ही सीन में आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। स्टोरेज रिंग के अंदर उसे खाने के लिए एक पूरा चिकन मिल जाता है। इतने दिनों बाद खाना देखकर चेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चिकन खाते हुए वो मन ही मन सोचता है कि अगर वो इसी तरह फील्ड पॉइंट्स इकट्ठा करता रहा तो एक दिन उसका डोमेन इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी दुनिया को कवर कर लेगा। उस दिन वो इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इमोर्टल बन जाएगा और कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, तब वो अपने मास्टर की भी हमेशा रक्षा कर सकेगा। और फिर उसके दिमाग में एक और सपना आता है। वो सोचने लगता है कि शायद भविष्य में उसकी 8 या 10 वाइफ्स भी होंगी। उधर पीछे खड़ी लिंग ये सब देखकर हैरान थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर चेन इतना खुश क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद लिंग अचानक चेन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है। उस समय चेन आराम से चिकन की सिर्फ 3 बाइट ही खा पाया था। वह हैरानी से लिंग की तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ? इस पर लिंग सम्मान से सिर झुकाकर कहती है, सीनियर, आपने मेरी जान बचाई है। शायद हमारी किस्मत चाहती थी कि हम दोनों की मुलाकात हो, इसलिए क्या आप मुझे अपनी डिसाइप के रूप में स्वीकार करेंगे? ये बात सुनकर चेन पूरी तरह हैरान रह जाता है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह लिंग को साफ मना कर देता है। हालांकि लिंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह लगातार चेन के पीछे पड़ जाती है और कहती है, अगर आप मुझे अपनी डिसाइप नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका एहसान चुकाना चाहती हूँ। मैं आपके घर की नौकर बनकर भी आपकी सेवा कर सकती हूँ। हालांकि मन ही मन लिंग कुछ और ही सोच रही थी। उसे पूरा यकीन था कि चेन के पास जरूर कोई बड़ा खजाना या जबरदस्त रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए वह इतनी आसानी से उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ चेन अभी भी उसे डिसाइप बनाने के खिलाफ था। वो मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अपना डिसाइप बना भी लिया तो आखिर मैं इसे सिखाऊंगा क्या? पहले तो मैं कुत्तों को ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन ये तो उसे भी नहीं सिखा सकता। अगर मैंने इसे अपने पास रख लिया तो मैं इसे सिर्फ गुमराह ही करूंगा। इसी बीच उसे अचानक अपनी सबसे बड़ी समस्या याद आती है। वो अपने डोमेन से बाहर नहीं निकल सकता था। अगर वो बाहर गया तो कभी भी किसी डीमन के हाथों मारा जा सकता था। यानी उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो बाहर जाकर उसके लिए खाना, पानी और बाकी जरूरी सामान ला सके, वरना एक दिन वो इसी घर के अंदर भूख से मर जाएगा। उधर लिंग मासूम चेहरा बनाकर उम्मीद भरी नजरों से चेन की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, प्लीज। उसे इस तरह देखते ही चेन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे तो बिना मेहनत के एक ऐसा टूल मिल रहा है जो बाहर जाकर मेरे लिए खाना भी ला सकता है। और वैसे भी अपने डोमेन के अंदर तो मैं ही महामहिम हूँ। मुझसे ज्यादा ताकतवर मास्टर इसे कहीं नहीं मिलेगा। बस यही सोचकर चेन आखिरकार लिंग को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वो पूरी गंभीरता से लिंग से कहता है कि वो 10,000 साल पुराने सेज ऑफ सिक्स पाथ की विरासत प्राप्त कर चुका है और एक इमोर्टल है। अगर लिंग सच में उसे अपना मास्टर बनाना चाहती है तो पहले उसे एक परीक्षा पास करनी होगी। जब वो उस टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगी तभी वो उसकी आधिकारिक डिसाइप बन पाएगी। ये सुनते ही लिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत सम्मान के साथ घुटनों के बल बैठती है, अपना माथा चेन के सामने टेक देती है और कहती है कि उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती।
उसी समय सिस्टम चेंग को सूचना देता है कि उसने सफलतापूर्वक लिंग को अपने डिसाइप के रूप में स्वीकार कर लिया है। इनाम के तौर पर सिस्टम उसे 10 फील्ड पॉइंट्स देता है। ये देखकर चेंग खुशी से उछल पड़ता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर सिर्फ डिसाइप स्वीकार करने से भी फील्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो ये तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा फायदे का सौदा है। लेकिन तभी लिंग धीरे धीरे उसके पास आती है। वो चेंग को सूंघती है और पूरी मासूमियत से पूछ बैठती है, मास्टर, आपने आखिर कितने दिनों से नहाया नहीं है? ये सुनते ही चेंग थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन तुरंत अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, फालतू की बातें बंद करो। बाहर बारिश हो रही है, जाओ पहले कुछ बर्तन रखकर बारिश का पानी इकट्ठा करो और मेरे नहाने का इंतजाम करो। लिंग बिना कोई सवाल किए तुरंत बाहर चली जाती है और नहाने की तैयारी करने लगती है। उधर चेंग भी धीरे से खुद को सूंघता है। पहले तो वह सोचता है कि शायद कोई बदबू नहीं आ रही होगी, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही मान लेता है कि हाँ, थोड़ी बहुत स्मेल तो सच में आ रही है। और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि उसने कई दिनों से ठीक से नहाया ही नहीं था। उसी समय कहानी बाहर की तरफ बढ़ती है। लिंग अभी नहाने का इंतजाम ही कर रही होती है कि तभी उसे अचानक एक बेहद खतरनाक डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है। ध्यान से महसूस करने पर उसे पता चलता है कि सामने एक गोल्डन कोर स्टेज का टाइगर डीमन मौजूद है। यह एहसास होते ही लिंग घबराकर तुरंत भागती हुई वापस चेन के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है। लेकिन जैसे ही चेन को पता चलता है कि बाहर एक गोल्डन कोर स्टेज का टाइगर डीमन है, वह डरने की बजाय खुशी से उछलने लगता है। उसके दिमाग में सबसे पहले फील्ड पॉइंट्स का ख्याल आता है। वो उत्साहित होकर लिंग से कहता है, चलो टाइगर हंटिंग का टाइम आ चुका है। उधर वह टाइगर डीमन भी चेन की इंटरनल बॉडी की खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक तो पहुंच चुका था, लेकिन उसकी हालत भी कुछ खास नहीं थी। दरअसल उसने अपनी आंखों से देखा था कि चेंग ने कितनी आसानी से 2 ताकतवर दुश्मनों को खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि अब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो दूर खड़ा बस चेंग की इंटरनल बॉडी की खुशबू महसूस कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके पास आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहा था। उसी समय कहानी एक बार फिर चेंग की तरफ लौटती है। इस वक्त चेंग अपने डोमेन की बिल्कुल सीमा पर खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उस टाइगर डीमन को अपने पास लुभाए कैसे। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह धीरे धीरे अपना हाथ डोमेन से बाहर निकाल देता है। जैसे ही उसकी इंटरनल बॉडी की खुशबू टाइगर डीमन की नाक तक पहुंचती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो अपने मन में सोचता है कि अब खुद पर कंट्रोल करना नामुमकिन है। अगले ही पल वो पूरी रफ्तार से चेन की तरफ दौड़ पड़ता है। हमला करते हुए टाइगर डीमन गरजकर कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। चाहे आज मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, लेकिन तुम्हें खाकर ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो चेन के डोमेन के अंदर प्रवेश करता है, उसका पूरा शरीर उसी जगह जाम हो जाता है। अब वो चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। ये देखकर चेंग मुस्कुराते हुए कहता है, प्यारी किटी, लगता है आज तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी। तुम मुझे खाने आई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। उधर लिंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर उसने इस टाइगर डीमन को खुद मार दिया तो आज वह अपने मास्टर को साबित कर देगी कि वह कितनी टैलेंटेड है। लेकिन जैसे ही उसकी स्वॉर्ड टाइगर डीमन की बॉडी से टकराती है, अगले ही पल उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बेचारी लिंग का पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाता है और वह उदास चेहरा बनाकर चेंग की तरफ देखने लगती है। तभी चेंग उससे टूटी हुई स्वॉर्ड मांगता है। स्वॉर्ड हाथ में लेते ही वो सिर्फ एक बार वार करता है और उसी एक स्लैश में टाइगर डीमन के सीधे 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह नज़ारा देखकर लिंग पूरी तरह दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसके मास्टर ने सिर्फ एक ही वार में इतने शक्तिशाली टाइगर डीमन को खत्म कर दिया। उधर टाइगर डीमन को मारने के बाद चेंग को इतने फील्ड पॉइंट्स मिल चुके थे कि अब वो अपने डोमेन को एक बार फिर अपग्रेड कर सकता था। इसके बाद वो स्वॉर्ड वापस लिंग को देते हुए कहता है, अब इस टाइगर की बॉडी तुम्हारे हवाले है। जल्दी से इसका मीट तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। लिंग तुरंत टाइगर की बॉडी काटने और उसका मीट पकाने की तैयारी में लग जाती है। उसी समय सिस्टम चेंग को सूचना देता है कि अब वह अपने डोमेन को वर्जन 2.0 में अपग्रेड कर सकता है। सिस्टम समझाता है कि अपग्रेड होने के बाद डोमेन के अंदर मौजूद सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वे पेड़ हों, घास हो, जानवर हों या कोई और जीव, चेंग उन सभी को कंट्रोल कर सकेगा। इतना ही नहीं, वह उनकी ताकत को बढ़ा या घटा भी सकेगा। लेकिन ये सुनकर चेंग कुछ खास प्रभावित नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करके उसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तब सिस्टम उससे कहता है, पहले अपग्रेड करके तो देखो, उसके बाद खुद समझ जाओगे। ये सुनकर चेंग बिना ज़्यादा सोचे जवाब देता है, ठीक है भाई, कर दो अपग्रेड। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम पूरे डोमेन को सफलतापूर्वक अपग्रेड कर देता है और उसका डोमेन वर्जन 2.2 में बदल जाता है। इसके बाद सिस्टम विस्तार से उसकी नई क्षमताओं के बारे में बताता है।
अब चेंग अपने डोमेन के अंदर मौजूद किसी भी लिविंग थिंग की ताकत बढ़ा सकता था और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें समझदारी यानी विजडम भी दे सकता था। ये सुनते ही चेंग की आंखें चमक उठती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि यह स्किल तो उम्मीद से भी ज़्यादा कमाल की निकली। इसके बाद वह लिंक से कहता है, जाकर मेरे लिए थोड़ी सी घास लेकर आओ। असल में चेंग अपनी नई शक्ति को खुद टेस्ट करना चाहता था। कुछ ही देर बाद लिंक घास लेकर उसके पास लौट आती है। जैसे ही चेंग उस घास को अपने हाथ में पकड़ता है, वो उसकी कल्टीवेशन बढ़ाना शुरू कर देता है। ये सब देखते ही लिंक की आंखें फैल जाती हैं और उसके मुंह में पानी आने लगता है। जब चेंग उसकी तरफ देखता है तो हैरानी से पूछता है, अरे, तुम्हारे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? इस पर लिंग उत्साहित होकर बताती है कि अभी कुछ ही पल पहले तक यह एक साधारण घास थी, लेकिन चेंग की शक्ति की वजह से अब यह एक बेहद दुर्लभ और हाई लेवल हर्ब में बदल चुकी है। ये सुनते ही चेंग तुरंत लिंग को पीछे हटाते हुए कहता है, अरे, हटो हटो, इसके पास मत आना। हालांकि चेंग को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि उसकी नई शक्ति आखिर काम कैसे करती है। इसीलिए वो बिना रुके उस घास को लगातार अपग्रेड करता रहता है ताकि उसकी असली क्षमता को अच्छी तरह समझ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंग अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते करते उस साधारण सी घास को इस हद तक कल्टीवेट कर देता है कि वह अचानक एक छोटी सी प्यारी फेरी में बदल जाती है। यह नज़ारा देखकर लिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उत्साहित होकर कहती है, वाह, ये तो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन लिंग की तेज़ आवाज़ सुनकर वह नन्ही फेरी घबरा जाती है और डर के मारे उड़कर सीधे चेंग के पीछे जाकर छिप जाती है। ये देखकर चेंग मुस्कुराते हुए लिंग से कहता है, इतना जोर से मत बोलो, देखो तुमने इसे डरा दिया। अगले ही सीन में चेंग अपनी शक्ति का एक और कमाल दिखाता है। इस बार वह गेहूं के एक साधारण दाने को एक बेहद कीमती एलिक्सिर में बदल देता है, जिसके अंदर लाइफ एसेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एलिक्सिर तैयार होते ही चेंग उसे बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग को खाने के लिए दे देता है। ये देखकर लिंग बेहद खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसका मास्टर सच में कमाल का इंसान है। उसके हाथ में अगर कोई साधारण सी चीज़ भी आ जाए तो वह उसे भी एक अनमोल एलिक्सिर में बदल देता है। बिना देर किए लिंग उस एलिक्सिर को खा लेती है और जैसे ही उसका असर शुरू होता है, लिंग तुरंत ब्रेकथ्रू कर जाती है। इसके बाद वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है और एलिक्सिर के अंदर मौजूद लाइफ एसेंस को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। उधर चेंग मन ही मन सोचने लगता है, अगर लिंग के ब्रेकथ्रू करने से भी मुझे फील्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइप बनाने चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मेरा डोमेन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उस दिन मैं इस पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। इसी दौरान चेंग उस नन्ही फेरी का नाम शियाओ रख देता है। इसके बाद वह अपने मन में सोचने लगता है कि डोमेन के अगले वर्जन में आखिर कौन सी नई क्षमता मिलने वाली है और उसकी असली ताकत क्या होगी। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अगले ही पल एक स्वॉर्ड तेजी से उड़ती हुई उनके सामने आकर गिरती है। कुछ देर तक चेंग और लिंग दोनों उसे देखते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर यह स्वॉर्ड है क्या। तभी लिंग कहती है, मास्टर, यह शायद किसी इमोर्टल का ट्रेजर हो सकता है जो सीधे अपर वर्ल्ड से नीचे गिरा है। लेकिन चेंग को तो ये भी नहीं पता था कि इमोर्टल ट्रेजर आखिर होता क्या है। तब लिंग उसे समझाते हुए कहती है, क्या आपको नहीं पता? कल रात किसी ने आसमान पर ऐसा पंच मारा था कि अपर वर्ल्ड तक फट गया था। शायद उसी वजह से यह ट्रेजर ऊपर से नीचे गिरा होगा। ये सुनकर चेंग अफसोस भरे अंदाज में कहता है, अरे, ये तो बहुत दुख की बात है। काश मैं अपनी आंखों से वह नज़ारा देख पाता। इसके बाद चेंग आगे बढ़कर उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लेता है। उसे ध्यान से देखने के बाद वह मन ही मन सोचता है, अरे, इस पर तो जंग लगी हुई है और ये तो काफ़ी कमज़ोर भी लग रही है। क्यों न अपनी शक्ति से इसे थोड़ा अपग्रेड ही कर दूं। बस फिर क्या था। चेंग तुरंत अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करता है। कुछ ही पलों में वो पुरानी और जंग लगी स्वॉर्ड पूरी तरह नई जैसी चमकने लगती है। उसकी ताकत भी पहले से कई गुना बढ़ जाती है, मानो वो स्वॉर्ड खुद भी अपनी नई हालत से बेहद खुश हो गई हो। लेकिन चेंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो मन ही मन सोचता है, ठीक है, रिपेयर होने के बाद ये पहले से काफ़ी मजबूत हो गई है, लेकिन अगर मैं अपनी ताकत ज़रा सी भी बढ़ा दूं तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पता नहीं लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है मानो वो स्वॉर्ड भी अंदर ही अंदर गुस्सा हो गई हो, क्योंकि चेंग लगातार उसकी बेइज्जती किए जा रहा था। आखिर में चेंग वो स्वॉर्ड लिंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हें यह इतनी पसंद है तो तुम ही इसे रख लो। जैसे ही लिंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ती है, उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि यह कोई साधारण हथियार नहीं है। उस स्वॉर्ड के अंदर से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकल रही थी कि उसकी शक्ति एक विशाल ड्रैगन का रूप लेती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर लिंग मन ही मन सोचती है कि उसके मास्टर ने सिर्फ इस स्वॉर्ड को रिपेयर ही नहीं किया, बल्कि इसे पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली भी बना दिया है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं।
वो भावुक होकर चेंग से कहती है कि वो सच में बहुत दयालु इंसान है। इतनी कीमती स्वॉर्ड भी उसने बिना किसी लालच के उसे ऐसे ही दे दी। उसी पल लिंग अपने मन में एक फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि चेंग ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए अब वो जिंदगी भर पूरी निष्ठा के साथ उसकी सेवा करेगी। इसी बीच चेंग मुस्कुराते हुए लिंग से कहता है, चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी साफ सफाई में मदद कर देता हूँ। इतना कहते ही चेंग अपने डोमेन की शक्ति का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल पूरा इलाका एक ही झटके में बिल्कुल साफ सुथरा और चमचमाता हुआ हो जाता है। ये देखकर लिंग फिर से हैरान रह जाती है। जिस जगह को साफ करने में उसे घंटों की मेहनत करनी पड़ती थी, उसी जगह को चेंग ने पलक झपकते ही चमका दिया था। दोनों अपने साफ सुथरे घर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी चेंग की नज़र शियाओ पर पड़ती है। वो देखता है कि नन्ही फेरी गहरी नींद में सो चुकी है। चेंग समझ नहीं पाता कि वो इतनी जल्दी कैसे सो गई। फिर वो मन ही मन सोचता है कि शायद ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसकी काफ़ी ऊर्जा खर्च हो गई है, इसलिए वो कमज़ोर होकर सो गई होगी। लेकिन तभी अचानक मंदिर की दीवारें जोरदार धमाके के साथ टूट जाती हैं। उसी समय हमारी मुलाकात होती है बाटियान टियान से, जो इविल ड्रैगन का लॉर्ड था और गोल्डन कोर के 9th लेवल का बेहद ताकतवर एक्सपर्ट था। बाटियान यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया था, लिंग को ढूंढने। जैसे ही उसकी नज़र लिंग पर पड़ती है और वह उसे जिंदा देखता है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसी समय वहां 2-3 और लोग भी पहुंच जाते हैं। वे सभी ली को ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि ली उन्हीं का आदमी था। डरी हुई लिंग तुरंत चेंग को बताती है, मास्टर, ये सभी लोग इविल ड्रैगन के हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं और ली का बदला लेने यहाँ आए हैं। उधर बाटियान मन ही मन सोचता है कि ली यहाँ से गायब है और इमोर्टल स्वॉर्ड भी पहले ही स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों के हाथ लग चुकी है। लेकिन तभी उसकी नज़र पूरे डोमेन पर पड़ती है। वो महसूस करता है कि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी सामान्य जगहों से कई गुना ज़्यादा है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक असली स्पिरिचुअल लैंड है। शायद इसी वजह से इमोर्टल स्वॉर्ड भी यहाँ आकर गिरी थी। इसी दौरान वहाँ घोस्ट बोन सेक्ट के लोग भी पहुंच जाते हैं। उनके साथ उनके पैट्रियॉक कियान टू भी मौजूद थे। जैसे ही कियान की नज़र चेंग के कंधे पर बैठी शियाओ पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो मन ही मन सोचता है, ये तो स्पिरिचुअल ग्रास की ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है और इस जगह पर ऐसी कई अनमोल चीज़ें मौजूद हैं। ये पूरी जगह किसी इमोर्टल लैंड से कम नहीं है, इसलिए यहाँ मौजूद हर चीज़ अब मेरी होगी। उधर बाटियान बिना एक पल गनवाए सीधे कियान पर हमला करते हुए गरजता है, ये पूरी जगह मेरी है और यहाँ मौजूद हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। लेकिन कियान भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तुरंत अपना हथियार निकालता है और कहता है, ये जगह किसकी होगी? इसका फैसला अब सिर्फ लड़ाई करेगी। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से भिड़ने ही वाले थे कि तभी अब तक शांत खड़ा चेंग बोल पड़ता है। वो कहता है, कमाल है, तुम लोग पहले ही यह तय करने लगे कि यह जगह किसकी होगी। लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश भी की कि इस जगह का असली मालिक कौन है? फिर चेंग पूरे आत्मविश्वास से कहता है, इस जगह का मालिक मैं हूँ और मेरी इजाज़त के बिना तुम लोग यहाँ से एक पत्ती भी नहीं ले जा सकते। ये सुनकर बाटियान उसकी तरफ देखकर कहता है, तो तुम इस जगह के मालिक हो? इतना कहते ही वह हमला करने की तैयारी करते हुए दोबारा ऐलान करता है, ये पूरी जगह मेरी है और इस जगह का पूरा अधिकार सिर्फ मेरे पास होगा। उधर कियान भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, ये पूरी जगह घोस्ट बोन सेक्ट की है, यहाँ किसी और का कोई अधिकार नहीं चलेगा। हैरानी की बात यह थी कि बाटियान और कियान दोनों ही चेंग को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे थे, मानो वो वहाँ मौजूद ही न हो। उधर चेंग मन ही मन सोच रहा था कि ये दोनों बूढ़े तो आपस में लड़ने में ही इतने व्यस्त हैं कि अगर ये अभी उसके डोमेन के अंदर आ जाएं, तो वह पलक झपकते ही दोनों का काम तमाम कर सकता है। लेकिन समस्या सिर्फ एक ही थी, अभी तक बाटियान और कियान दोनों में से कोई भी डोमेन के अंदर नहीं आया था, इसलिए चाहकर भी चेंग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। उसी समय लिंग गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि मेरे मास्टर कितने खतरनाक हैं। ली पहले ही इनके हाथों मारा जा चुका है। ये सुनते ही बाटियान का चेहरा बदल जाता है। वह हैरानी से चेंग की तरफ देखकर पूछता है, क्या सच में तुमने ली को मार दिया? इस पर चेंग बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है, वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन बाटियान को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वह धीरे धीरे नीचे उतरता है और चेंग से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहते ही वह अपने पास से एक रहस्यमयी सील निकालता है। फिर घमंड से कहता है, इस सील को बनाने के लिए मैंने अनगिनत लोगों की जान ली है। मैंने इतने लोगों का खून बहाया है कि अब मुझे खुद भी याद नहीं कि कितने लोगों को मार चुका हूं। उसी समय कियान भी आगे बढ़ जाता है। अब दोनों एक साथ चेंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर चेंग मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, बहुत बढ़िया, बस तुम दोनों मेरे डोमेन के अंदर आ जाओ
लेकिन तभी लिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों मिलकर उसके मास्टर की बेइज्जती कर रहे थे। वो तुरंत चेंग से कहती है, मास्टर, मेरे सारे साथियों को बाटियान ने ही मरवाया था, ली को भी उसी ने हमारे पीछे भेजा था। ये सुनकर बाटियान हंसते हुए लिंग से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ स्वॉर्ड सेक्ट की बेटी होने की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इतना कहते ही बाटियान अपनी सील की शक्ति का इस्तेमाल करता है और सीधा लिंग पर हमला कर देता है। लेकिन उसी पल चेंग के दिमाग में एक बात आती है। वो सोचता है, अगर अपने डोमेन के अंदर मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूं, तो फिर चाहे वो किसी की सील हो या किसी की कल्टीवेशन, दोनों मेरे नियंत्रण में हैं। बस फिर क्या था, चेंग तुरंत अपने डोमेन की शक्ति का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल बाटियान की सील धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है। लेकिन चेंग यही नहीं रुकता। वो एक ही झटके में बाटियान की पूरी कल्टीवेशन मिटा देता है और उसे एक साधारण, बिना कल्टीवेशन वाले इंसान में बदल देता है। ये देखकर कियान और उसके साथ आए सभी लोग पूरी तरह दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी कल्टीवेशन आखिर एक पल में गायब कैसे हो गई। तभी चेंग मुस्कुराते हुए लिंग से कहता है, अब इन लोगों के पास कल्टीवेशन बची ही नहीं है। ये सभी अब सिर्फ क्यूई रिफाइनिंग लेवल पर आ चुके हैं। जाओ, अब तुम इन्हें आसानी से खत्म कर सकती हो। उधर कियान अब सचमुच डर चुका था। वो मन ही मन सोचता है कि चेंग ने इतनी आसानी से ताकतवर कल्टीवेटर्स की सारी कल्टीवेशन छीन ली। अगर वह भी डोमेन के और अंदर गया तो कहीं अगला नंबर उसका ही ना आ जाए। दूसरी तरफ बाटियान गुस्से से चेंग को घूरते हुए कहता है, तुमने हमें धोखा दिया। तुमने ऐसा दिखाया कि तुम कल्टीवेट भी नहीं कर सकते, जबकि असल में तुम नेसेंट सोलरियलम के एक्सपर्ट हो। इस पर चेंग हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अब तख्ता पलट चुका है। तुम चाहे जो भी कह लो, लेकिन सच बदलने वाला नहीं है। इसके बाद चेंग लिंग की तरफ देखकर कहता है, जाओ, अब अपने भाइयों और बहनों का बदला ले लो। ये सुनते ही लिंग पूरे जोश के साथ उनकी तरफ दौड़ पड़ती है और कहती है, यस मास्टर, अभी मैं इन सबके टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। दौड़ते हुए लिंग अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालती है और बाटियान की तरफ देखकर कहती है, आज मैं अपने उन सभी भाइयों और बहनों का बदला लूंगी जिन्हें तुमने बेरहमी से मार डाला था। हालांकि बाटियान के चेहरे पर अभी भी जरा भी डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि भले ही उसकी कल्टीवेशन घटकर क्यूई रिफाइनिंग लेवल पर आ गई हो, लेकिन उसके सालों का युद्ध अनुभव और लड़ने की कला अभी भी उसके साथ है। यही सोचकर बाटियान तुरंत अपना आर्मर बाहर निकालता है और पूरी तैयारी के साथ लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन बाटियान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लिंग अब गोल्डन कोर रियलम तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, उसके हाथों में एक बेहद शक्तिशाली इमोर्टल स्वॉर्ड भी थी। अगले ही पल लिंग अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ती है और सामने की तरफ एक जोरदार स्लैश मार देती है। उस एक वार में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि उसने बाटियान के सिर्फ जूते छोड़ दिए, जबकि उसके पूरे शरीर को पल भर में निगल लिया। ये दृश्य देखकर खुद लिंग भी घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये स्वॉर्ड तो कमाल की है, लेकिन जितनी शक्तिशाली है उतनी ही डरावनी भी है। उधर कियान ये सब देखकर अंदर ही अंदर कांप उठता है। वो मन ही मन सोचता है, उस लड़की के हाथ में जरूर कोई हेवनली ट्रेजर है, तभी वो इतनी दूर से इतना भयानक स्लैश कर पाई। फिर उसके मन में लालच जाग जाता है। वो सोचता है, अगर मैं अभी इसी दूरी से उस पर हमला कर दूं तो उसे पलटकर जवाब देने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं वो स्वॉर्ड लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। जब वो स्वॉर्ड मेरे घोस्ट बोन सेक्ट के हाथ लग जाएगी, तब हमारा सेक्ट पूरे महाद्वीप में सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाएगा। कियान अभी अपनी चालाकी भरी मुस्कान दे ही रहा था कि तभी उसे चेन का भयानक ऑरा महसूस होता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वह लालच में चेन के अस्तित्व को ही भूल गया था। अगर कियान ने 1 इंच भी आगे कदम बढ़ाया होता तो चेन उसी जगह उसका अंत कर देता। यही सोचकर कियान फैसला करता है कि फिलहाल यहाँ से पीछे हटना ही समझदारी होगी। वो मन ही मन सोचता है कि कुछ दिनों बाद वह अपने पूरे सेक्ट के साथ वापस आएगा, इमोर्टल स्वॉर्ड भी छीन लेगा और चेन को भी खत्म कर देगा। इसी सोच के साथ सभी लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी लिंग मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, मास्टर, यहाँ अभी भी कई सारे बुरे लोग बचे हुए हैं। इतना कहकर वो उनकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहती है, डरो मत, पास ही रहना, मैं बड़े प्यार से मारूंगी। ये सुनते ही सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वे जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल लिंग अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को तीर की तरह आगे छोड़ देती है। स्वॉर्ड आसमान की तरफ उड़ते हुए जबरदस्त ऊर्जा छोड़ती है। वो ऊर्जा जैसे ही भागते हुए लोगों से टकराती है, वे पके हुए फलों की तरह एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। जैसे ही लिंग उन सभी को खत्म करती है, उन सभी के फील्ड पॉइंट्स सीधे चेन को मिल जाते हैं। ये देखकर चेन तुरंत समझ जाता है कि अगर उसकी तरफ से लिंग किसी दुश्मन को मारती है तो रिवॉर्ड के तौर पर फील्ड पॉइंट्स उसी को मिलेंगे। बिना एक पल गंवाए चेंग उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और अपने डोमेन का साइज तुरंत बढ़ा देता है।
अब जो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे वे डोमेन के अंदर ही फंस जाते हैं और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद लिंग वापस चेन के पास आती है और कहती है, मास्टर, घोस्ट बोन सेक्ट के लोग बेहद दुष्ट हैं। ये जिंदा इंसानों को पकड़कर उन्हें रिफाइन करते हैं और फिर घोस्ट स्लेव में बदल देते हैं। इसलिए पूरा घोस्ट बोन सेक्ट एक एविल सेक्ट है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर कहती है, मास्टर, चलिए इन सब के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जैसे ही कियान ये सब सुनता है वह घबराकर कहता है, झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? इतना कहकर कियान तुरंत उड़कर चेन के सामने आता है और सीधे घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बड़ी मासूमियत से कहता है, सीनियर, हम तो बड़े प्यार से लोगों को पकड़ते हैं और बड़ी मेहनत से उन्हें रिफाइन करके घोस्ट स्लेव बनाते हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? इसके बाद कियान अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है, आओ जल्दी। उसकी बात सुनते ही उसके सभी आदमी भी एक एक करके चेन के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, सीनियर, बस इस बार हमें जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि आज के बाद अच्छे इंसान बन जाएंगे। उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर एक पल के लिए चेन को भी ऐसा महसूस होने लगता है मानो शायद वो कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। चेन बिना जरा भी दया दिखाए उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अंधा हूं? ये सुनते ही कियान समझ जाता है कि उसकी चाल पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। वो तुरंत अपने लोगों की तरफ देखकर चिल्लाता है, दाल नहीं गली, सबके सब एक साथ इसके ऊपर हमला कर दो। और अगले ही पल घोस्ट बोन सेक्ट के सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं और चेंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन चेंग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। जैसे ही घोस्ट बोन सेक्ट के सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, चेंग तुरंत अपने डोमेन की शक्ति का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। एक ही झटके में उन सभी दुश्मनों की गर्दनें धड़ से अलग हो जाती हैं और पूरा मैदान लाशों से भर जाता है। इतने सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म करने की वजह से चेंग को ढेर सारे फील्ड पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कियान किसी तरह डोमेन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर लिंग तुरंत चेंग से कहती है, मास्टर, अगर कियान यहाँ से बचकर निकल गया तो वह इमोर्टल ट्रेजर की खबर पूरी दुनिया में फैला देगा। उसके बाद अनगिनत लोग इस ट्रेजर को हथियाने यहाँ आएंगे और सबसे पहले आपका शिकार शुरू करेंगे। ये सुनकर चेंग कुछ देर सोच में पड़ जाता है। फिर वो मन ही मन कहता है, अगर ज्यादा लोग यहाँ नहीं आएंगे तो मुझे ज्यादा फील्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने दो उसे। दूसरी तरफ हमारी कहानी पहुंचती है घोस्ट बोन सेक्ट के अंदर। वहां कियान लगातार यही सोच रहा था कि आखिर चेंग से बदला कैसे लिया जाए और इमोर्टल स्वॉर्ड को वापस कैसे हासिल किया जाए। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ वहां पहुंचता है। वो घबराई हुई आवाज में कियान से कहता है, सीनियर, 5 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर इमोर्टल बनकर अपर वर्ल्ड चले गए थे वे वापस लौट आए हैं, लेकिन सेक्ट में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए वे अभी सभी का इंतजार कर रहे हैं। और सच कहूं तो सीनियर इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये खबर सुनते ही कियान पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, एंसेस्टर अचानक अपर वर्ल्ड से नीचे क्यों लौट आए? अब तक आपको याद ही होगा कि वेनरेबल इमोर्टल ने अपने 12 जनरलों को लोअर वर्ल्ड में भेजा था। उन्हीं 12 जनरलों में से एक घोस्ट बोन सेक्ट का एंसेस्टर भी था। हालांकि यह बात जानने के बाद कियान डरने की बजाय बेहद खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब आखिरकार उसे चेंग से बदला लेने का मौका मिल गया है। इसके बाद सेक्ट के सभी लोग अपने एंसेस्टर का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एंसेस्टर अपनी शक्ति को मुक्त कर रहा है। उसकी ऊर्जा इतनी भयावह थी कि सिर्फ उसे महसूस करके ही कियान के पसीने छूटने लगते हैं। वो मन ही मन सोचता है, अगर एंसेस्टर सच में अपर वर्ल्ड से वापस आ गए हैं तो अब पूरे लोअर वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो घोस्ट बोन सेक्ट का सामना कर सके। अब हमारा सेक्ट पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन तभी एंसेस्टर उसकी मन की बात पढ़ लेता है। वो कियान से कहता है, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, हमारे साथ 12 इमोर्टल जनरल भी लोअर वर्ल्ड में उतर चुके हैं। हम सभी को एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन दिया गया है। अगर हम उसे पूरा नहीं कर पाए तो हमारी जान ले ली जाएगी। इसके बाद एंसेस्टर बताता है कि उनका मिशन है होली स्वॉर्ड यानी इमोर्टल स्वॉर्ड को हर हाल में ढूंढ निकालना। वो आगे कहता है, कुछ दिन पहले यहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से अपर वर्ल्ड का रास्ता खुल गया और होली स्वॉर्ड लोअर वर्ल्ड में आ गिरी। अगर वो स्वॉर्ड हमें वापस नहीं मिली तो सभी इमोर्टल मिलकर इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सुनते ही कियान तुरंत आगे बढ़कर कहता है, सीनियर, मुझे पता है कि होली स्वॉर्ड कहाँ है। ये सुनते ही एंसेस्टर ऊंची आवाज में पूछता है, जल्दी बताओ वो कहाँ है? तब कियान बिना देर किए जवाब देता है, होली स्वॉर्ड इस समय इमोर्टल टेम्पल के अंदर है, यानी चेंग के डोमेन में, उधर। हम फिर से चेंग और लिंग की तरफ लौटते हैं।
इस बार लिंग ने बड़े प्यार से चेंग के लिए सूप बनाया था। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, मास्टर, सूप कैसा बना है? चेंग एक घूंट पीकर कहता है, बुरा नहीं है, बस अगली बार नमक डालना मत भूलना। खैर। बिना नमक वाला सूप पीते हुए चेंग फिर से सोच में डूब जाता है। वो मन ही मन कहता है, डोमेन के अंदर तो मैं किसी बाहुबली से कम नहीं हूँ। यहाँ मैं किसी को भी बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस डोमेन से बाहर निकलता हूँ, मैं इतना कमजोर हो जाता हूँ कि शायद लिंक की भी रक्षा न कर पाऊँ। यही सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो सोचता है, अगर मैंने पहले शियाओ की ऊर्जा बढ़ाकर उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था, तो शायद उसी तरीके से मैं लिंक की कल्टीवेशन भी बढ़ा सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस समय लिंक भी उसके डोमेन के अंदर ही मौजूद थी। यही बात समझते ही चेंग के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे ऐसा तरीका मिल गया है जिससे वो लिंक की ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। इसके बाद चेंग तुरंत लिंक का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। चलते चलते वो कहता है, मुझे एक ऐसी टेक्निक के बारे में पता चला है जिसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। फिर चेंग थोड़ा गंभीर होकर कहता है, लेकिन ये तरीका पहली बार थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। अगर तुम शुरुआत का दर्द सहन कर गई तो उसके बाद तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम स्वर्ग में हो। इतना सुनते ही लिंक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगती है, पहली बार थोड़ा दर्द होगा, फिर स्वर्ग जैसा एहसास होगा। उसका शरारती दिमाग तुरंत गलत दिशा में दौड़ पड़ता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि चेंग शायद डुअल कल्टीवेशन की बात कर रहा है। यही सोचकर वो शर्माते हुए धीरे से कहती है, अगर थोड़ा दर्द भी होगा तो भी मैं तैयार हूँ। ये सुनकर चेंग बिल्कुल मासूमियत से जवाब देता है, वैसे मेरी भी यह पहली बार है। बस फिर क्या था? लिंग शर्म से और भी ज्यादा लाल हो जाती है। वो हल्के हल्के मुंह के मारते हुए कहती है, मास्टर, मुझे बहुत शर्म आ रही है। लेकिन चेंग उसकी बात को बिल्कुल अलग मतलब में समझता है और हंसते हुए कहता है, अरे शर्म वम छोड़ो, अब शुरू करते हैं। अब लिंग भी मन ही मन हिम्मत जुटा लेती है। वह गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगले ही पल चेंग अपनी टेक्निक शुरू करने से पहले गंभीर आवाज में कहता है, एक बात याद रखना, तुम्हें अपना होश पूरी तरह बनाए रखना होगा। अगर तुम्हारा ध्यान टूटा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही लिंग का पूरा चेहरा बदल जाता है। अब उसे एहसास होता है कि चेंग डुअल कल्टीवेशन की नहीं बल्कि किसी असली कल्टीवेशन टेक्निक की बात कर रहा था। वो कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही चेंग उसका सिर पकड़ लेता है और अपनी टेक्निक शुरू कर देता है। अगले ही पल चेंग अपनी ऊर्जा को लिंक के शरीर में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, लिंक को असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। वो दर्द से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। तभी सिस्टम चेंग को सूचना देता है, होस्ट, अभी तक लक्ष्य के अंदर कोई खास सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर चेंग मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे अपनी ऊर्जा और बढ़ानी पड़ेगी। अगले ही पल वह अपनी शक्ति और बढ़ा देता है और पहले से भी ज्यादा तेजी से लिंक के शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करने लगता है। अब लिंक का दर्द कई गुना बढ़ चुका था। वो पहले से भी ज्यादा जोर से चीखने लगती है, लेकिन चेंग को लगता है कि शायद अभी भी ऊर्जा कम पड़ रही है। इसलिए वो बिना रुके अपनी शक्ति को और बढ़ा देता है। अब लिंक की हालत और भी खराब हो जाती है। दर्द की वजह से उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं और वह मन ही मन सोचती है, मेरी बॉडी अब इसे और ज्यादा नहीं झेल पाएगी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही देर में मैं इस ऊर्जा के दबाव से फट जाऊंगी। तभी चेंग गंभीर आवाज में लिंक से कहता है, अगर तुम्हें सच में ताकतवर बनना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर एक वजह ढूंढनी होगी। सोचो, तुम आखिर ताकतवर क्यों बनना चाहती हो? किसके लिए लड़ना चाहती हो? ये सवाल सुनते ही लिंक की आंखों के सामने अपने अतीत की यादें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह हमेशा अपनी स्वॉर्ड एकेडमी को मजबूत बनाना चाहती थी ताकि एक दिन उसे संभाल सके और उसका सहारा बन सके। लेकिन बचपन से ही उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं था। उसके पिता अक्सर उससे कहा करते थे, तुम बिना किसी टैलेंट के पैदा हुई हो, तुम बेकार हो। हालांकि इतना सब कहने के बावजूद उसके पिता उससे बेहद प्यार करते थे। यही याद आते ही लिंक को अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे अपनी स्वॉर्ड एकेडमी को विरासत में संभालना है। उससे पहले मैं मर नहीं सकती और मुझे अभी मास्टर चेंग के साथ पूरी दुनिया भी घूमनी है। इसलिए मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। जैसे ही उसके इरादे मजबूत होते हैं, वह चेंग द्वारा दी जा रही सारी ऊर्जा को पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर लेती है। उसी पल आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं। एक भयंकर बिजली आसमान से नीचे गिरती है और सीधे चेंग के डोमेन के ऊपर आकर टकराती है। हालांकि वो डोमेन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तभी पता चलता है कि यह कोई साधारण बिजली नहीं बल्कि सुप्रीम थंडर थी।
यह ऐसी दिव्य शक्ति थी जो किसी भी कल्टीवेटर की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती थी। लेकिन इस समय सुप्रीम थंडर चेंग पर बेहद गुस्सा थी, क्योंकि चेंग उसकी शक्ति का इस्तेमाल बिना उसकी अनुमति के कर रहा था। हालांकि ये किरदार फिलहाल कहानी का एक साइड कैरेक्टर था, इसलिए चाहकर भी वो चेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उधर चेंग प्यार से लिंग को अपनी बाहों में उठा लेता है, फिर मन ही मन सोचता है, इस दुनिया में टैलेंट के कुल 9 स्तर होते हैं, लेकिन मेरी एबिलिटी की वजह से लिंग की योग्यता पहले ही कई गुना बढ़ चुकी है। अब पता नहीं उसकी लिमिट आखिर कहाँ तक पहुंच गई होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम थंडर दोनों को इस तरह साथ देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में वो पूरे जंगल के बीच एक भयानक बिजली गिरा देती है। उसका असली मकसद था पूरी दुनिया को ये बता देना कि किसी ने उसकी विरासत हासिल कर ली है। असल में वो जानबूझकर चेंग के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि लिंग ने सुप्रीम थंडर की इनहेरिटेंस प्राप्त कर ली है तो अनगिनत शक्तिशाली डेमन उसे अपना शिष्य बनाने के लिए टूट पड़ेंगे, और ऐसा होने पर उन्हें चेंग से लड़ना ही पड़ेगा। इसी दौरान हमारी मुलाकात 3 बेहद ताकतवर डेमन किंग से होती है। सबसे पहली थी होंग, जो नैसेंट सोल रियलम की एक शक्तिशाली फॉक्स डेमन थी। उसके साथ मौजूद था टोबा, जो एक बुल डेमन था और वह भी नैसेंट सोल रियलम तक पहुंच चुका था। और सबसे आखिर में था स्नैक, जो एक स्नैक डेमन था और उसकी ताकत भी नैसेंट सोल रियलम के बराबर थी। तीनों की नज़र एक साथ लिंग पर पड़ती है, जो इस समय सुप्रीम थंडर की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। असल में ये पूरी प्रक्रिया चेंग की एबिलिटी की वजह से ही संभव हुई थी। जैसे ही तीनों को लिंग का अद्भुत टैलेंट दिखाई देता है, वे तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों की सिर्फ एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह लिंग को अपना शिष्य बना लिया जाए। उधर सुप्रीम थंडर आखिरी बार चेंग को घूरते हुए कहती है, तुमने चीटिंग की है, अगली बार अगर मुझे बुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में तीनों डेमन किंग चेंग के डोमेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि लिंग गहरे ध्यान में बैठकर कल्टीवेशन कर रही है। उसकी हर एक क्षमता अब हाई क्वालिटी तक पहुंच चुकी थी और उसकी प्रतिभा भी कई गुना बढ़ चुकी थी। इतना ही नहीं, अभी उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। जैसे जैसे वो बड़ी होगी, उसकी शक्ति भी लगातार बढ़ती जाएगी। ये देखकर तीनों डेमन किंग एक दूसरे से कहते हैं, अब हमें हेवनली स्वॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लड़की हमारी शिष्या बन गई तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना होगी। उधर लिंग लगातार ब्रेकथ्रू करती जा रही थी, और हर नए ब्रेकथ्रू के साथ चेंग को लगातार फील्ड पॉइंट्स मिल रहे थे। कुछ ही देर में उसके पास लगभग 10 से 15 हज़ार फील्ड पॉइंट्स जमा हो चुके थे। तीनों डेमन किंग चुपचाप घास के पीछे छिप जाते हैं और लिंग को ध्यान से देखने लगते हैं। वे आपस में कहते हैं, ये सिर्फ कल्टीवेशन कर रही है, लेकिन इसकी क्वालिटी हर पल और भी बढ़ती जा रही है। आखिरकार होंग से रहा नहीं जाता। वो कहती है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए। इतना कहकर वो सीधे लिंग की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी टोबा उसकी पूंछ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, मुझे भी वही चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपना मास्टर चुने। ये सुनते ही होंग गुस्से से कहती है, तुम जैसा बुल डेमन उसे आखिर सिखाओगे ही क्या? बस फिर क्या था, दोनों वहीं आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे से कहते रहते हैं, वो मेरी है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्नैक आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों लड़ते रहो, मैं जाकर उसे अपना शिष्य बना लेता हूं। लेकिन उसकी चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती। होंग तुरंत अपनी विशाल फॉक्स फॉर्म में बदल जाती है और सीधे स्नैक पर हमला कर देती है। जवाब में स्नैक भी अपनी असली स्नैक फॉर्म धारण कर लेता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर टोबा भी अपनी बुल फॉर्म में आ जाता है। हालांकि वो लड़ाई में शामिल नहीं होता, बल्कि दोनों को रोकते हुए कहता है, तुम लोग बेवजह लड़ क्यों रहे हो? क्यों ना हम सीधे उसी लड़की से पूछ लें कि वो आखिर किसकी शिष्या बनना चाहती है? बिना वजह लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसी बीच लिंग भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसे आखिरकार होश आ जाता है। एपिसोड आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि चेंग बड़े प्यार से लिंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि उसने अब गोल्डन कोर पीक रियलम तक ब्रेकथ्रू कर लिया है। सबसे खास बात यह है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो उसकी अपनी मेहनत और लगन का नतीजा है। ये सुनकर लिंग के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। वह अपने मन में सोचती है कि गोल्डन कोर पीक रियलम तो उसके स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स का लेवल हुआ करता है और आज वो खुद उसी स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके बाद जब लिंग वहां से जाने लगती है तभी चेंग उसे रोकता है और उसके हाथ में 3-4 स्टोरेज रिंग्स रख देता है। चेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि यह उसके लिए इनाम है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से लेवल अप किया है। साथ ही वो ये भी कहता है कि इन स्टोरेज रिंग्स के अंदर जितने भी संसाधन मौजूद हैं वो उन सभी का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है। ये देखकर लिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मन ही मन सोचती है कि उसका मास्टर कितना दयालु है जो उसे इतनी कीमती चीजें बिना किसी स्वार्थ के दे देता है।
वहीं दूसरी तरफ चेंग अपने मन में सोच रहा था कि इन सभी संसाधनों का वो खुद तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपने डोमेन के अंदर वह पहले से ही किसी भगवान से कम नहीं है। ऐसे में ये सारी चीजें उसके किसी काम की नहीं थीं। तभी अचानक वहां 3 बेहद शक्तिशाली डेमन किंग्स पहुंच जाते हैं। सबसे पहले टोबा, जो कि फॉरबिडन डेमन किंग था, आगे बढ़ता है। वो अपना पूरा परिचय देते हुए लिंग को बताता है कि उसके पास 3 बेहद दुर्लभ गोल्डन पेटल्स हैं। वो कहता है कि अगर लिंग इन्हें अवशोषित कर लेती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह टेम्पर हो जाएगी और वह बहुत आसानी से नासेंट सोल रेल्म तक पहुंच जाएगी। लेकिन तभी स्नैक बीच में आकर टोबा को साइड कर देता है। वो हंसते हुए कहता है कि सिर्फ 3 पेटल्स देकर कोई किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद स्नैक अपने पास से एक बेहद दुर्लभ गोल्डन फ्रूट निकालता है। वो बताता है कि इस फल को उगने में पूरे 10,000 साल लगते हैं और यह केवल अपर वर्ल्ड में ही मिलता है। इसे खाने के बाद न केवल शरीर पूरी तरह टेम्पर हो जाता है, बल्कि इंसान हमेशा जवान भी बना रहता है। स्नैक मुस्कुराते हुए लिंग से कहता है कि अगर वो उसे अपना मास्टर स्वीकार कर ले तो यह अमूल्य फल उसका हो जाएगा। ये सब देखकर चेंग अपने मन में सोचता है कि यह इमोर्टल फ्रूट तो बेहद कीमती चीज है, मौका मिला तो इसे छीन लेना चाहिए। उधर लिंग भी सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन विचार करती है कि अगर उसने ये फल खा लिया तो वह हमेशा जवान बनी रहेगी। कुछ पल के लिए वह सोचने लगती है कि क्या उसे स्नैक का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन तभी तीसरी डेमन किंग होंग हंसते हुए आगे आती है। वह कहती है कि स्नैक का इनाम तो अच्छा है, लेकिन अगर लिंग उसे अपना मास्टर बनाएगी तो वह उसे अपने बेहद प्रसिद्ध एंशिएंट क्लैन में शामिल कराएगी। वहां उसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण मिलेगा और उसके पास भविष्य में एक इमॉर्टल बनने का भी मौका होगा। होंग की बात सुनकर टोबा और स्नैक दोनों चौंक जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि उसके इस ऑफर के सामने उनके सभी इनाम फीके पड़ गए हैं। लेकिन अगले ही पल लिंग उन तीनों को साफ शब्दों में मना कर देती है। ये सुनकर तीनों डेमन किंग्स हैरान रह जाते हैं। लिंग गर्व से अपना सिर ऊंचा करके कहती है कि उसके पास पहले से ही एक मास्टर है, और अगर वो अपने उसी मास्टर का अनुसरण करती रही तो उसके लिए इमोर्टल बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। होंग तुरंत पूछती है, आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है? तभी पीछे से चेंग मुस्कुराते हुए कहता है, अपन है रे। लेकिन होंग उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ती है। वह कहती है कि उसके शरीर में जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं है। वो तो एक साधारण इंसान दिखाई देता है। ऐसे इंसान को कोई गोल्डन कोर पीक रियलम का कल्टीवेटर अपना मास्टर कैसे मान सकता है? उधर स्नैक भी होंग से कहता है कि यह तो सिर्फ एक चीटी है, इसे अभी खत्म कर देते हैं, उसके बाद आराम से तय कर लेंगे कि लिंक किसे अपना मास्टर बनाएगी। तभी टोबा आगे बढ़ता है। वह अपनी पूरी डेमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए चेंग से कहता है कि अगर वह सच में लिंक का मास्टर है तो उसे अपनी ताकत साबित करनी होगी। इस पर चेंग बिल्कुल शांत स्वर में कहता है, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, देखते हैं तुम डेमंस के अंदर आखिर कितना दम है। अगले ही पल टोबा अपनी पूरी ताकत के साथ चेंग पर जबरदस्त हमला कर देता है। हमला करते हुए वह घमंड से कहता है कि उसकी सिर्फ एक उंगली ही चेंग को पाउडर में बदलने के लिए काफ़ी है। ये देखकर स्नैक अपने मन में सोचता है कि इस सांड ने चुपके चुपके अपनी ताकत और भी बढ़ा ली है और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं होंग भी मन ही मन झुंझलाने लगती है। वो सोचती है कि टोबा ने उसकी पूरी स्पॉटलाइट ही छीन ली, नहीं तो वह अपने होने वाले डिसाइप के सामने सबसे ज़्यादा कूल दिखाई देती। लेकिन जब टोबा का हमला चेंग तक पहुंचता है तब एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलता है। चेंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो मुस्कुराते हुए टोबा से कहता है, क्या हुआ सांड, कुछ खाया नहीं था क्या, जो मुझे 1 इंच भी नहीं हिला पाया? चेंग की यह ताकत देखकर तीनों डेमन किंग्स पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह इंसान है कौन? फिर चेंग मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहता है, अब मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी अपनी थोड़ी सी ताकत आजमा लूं? इतना कहकर चेंग बस अपनी एक उंगली आगे बढ़ाता है और हल्का सा वार करता है। लेकिन उस एक साधारण से वार में इतनी भयानक शक्ति होती है कि अगले ही पल टोबा के सीने के आर पार एक बड़ा छेद हो जाता है। जैसे ही टोबा के सीने में एक उंगली से बना हुआ बड़ा छेद दिखाई देता है, उसे देखकर स्नैक पूरी तरह सन्न रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि चेंग ने सिर्फ एक उंगली के वार से टोबा के सीने को आर पार कर दिया। आखिर इस इंसान की असली ताकत कितनी भयानक है? वहीं दूसरी तरफ होंग भी मन ही मन चौंक जाती है। वो सोचती है कि चेंग की पावर लेवल शायद उससे भी कहीं ज्यादा है, वरना कोई भी टोबा जैसे डेमन किंग को इतनी आसानी से इतनी बुरी तरह घायल नहीं कर सकता। इसके बाद चेंग बिल्कुल शांत अंदाज में उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, क्यों, तुम दोनों भी ट्राई क्यों नहीं कर लेते? मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। लेकिन इस बार होंग और स्नैक बिना एक पल गनवाए साफ मना कर देते हैं। चेंग हल्की सी मुस्कान के साथ उनसे पूछता है, तो अब क्या ख्याल है, क्या मैं लिंक का मास्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हूं? इतना सुनते ही होंग और स्नैक तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं।
दोनों घबराए हुए कहते हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हम जैसे चींटियों की क्या औकात कि हम किसी ऐसे महान मास्टर के सामने अपनी ताकत दिखाएं। तभी स्नैक तुरंत अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। वह सम्मान के साथ कहता है कि उन्होंने चेंग को परेशान किया है, इसलिए वह चाहता है कि चेंग उस इम्मोर्टल फ्रूट को अपने पास रख लें। उधर चेंग अपने मन में सोचने लगता है कि स्नैक काफ़ी समझदार निकला। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए उसने इम्मोर्टल फ्रूट का लालच देकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश की। फिर चेंग के दिमाग में एक और विचार आता है। वो सोचता है कि फिलहाल उसके पास बाहर के काम करने वाला कोई नहीं है। अगर वह इन तीनों को अपने अधीन कर ले तो भविष्य में यह उसके सारे बाहरी काम आसानी से संभाल सकते हैं। यही सोचकर चेंग इम्मोर्टल फ्रूट स्वीकार कर लेता है, लेकिन साथ ही वो स्नैक से पूछता है कि आखिर इतना दुर्लभ इम्मोर्टल फ्रूट उसे मिला कहाँ से। स्नैक सम्मान के साथ जवाब देता है कि यह इम्मोर्टल फ्रूट करीब 3000 साल पहले पाइथन सेक्ट को एंशिएंट बोन्स माउंटेन के फॉरबिडन एरिया से मिला था, जो लगभग 3000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ क्षेत्र है। वो आगे बताता है कि उसी समय वहां मौजूद एकमात्र इमॉर्टल ट्री सबकी नज़रों में आया था और उसी पेड़ से यह फल तोड़ा गया था। पूरे लोअर वर्ल्ड में ऐसा दूसरा पेड़ कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इस तरह के पेड़ केवल अपर वर्ल्ड में ही उग सकते हैं। ये सुनकर चेंग सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन विचार करता है कि अगर फॉरबिडन एरिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं तो शायद वहां कोई बहुत शक्तिशाली इम्मोर्टल भी छिपकर रह रहा होगा। उधर स्नैक अपने मन में राहत की सांस लेता है। वो सोचता है कि उसने न सिर्फ इम्मोर्टल फ्रूट चेंग को दे दिया, बल्कि अपने बड़े सेक्ट के बारे में भी बता दिया है। शायद अब चेंग उसकी जान बख्श देगा। इसके बाद चेंग सबसे पहले लिंग के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये फ्रूट तुम खा लो, लेकिन इसका बीज मुझे वापस दे देना। लिंग खुशी खुशी चेंग का धन्यवाद करती है और बिना देर किए पूरा इम्मोर्टल फ्रूट खा लेती है। उधर चेंग मन ही मन सोचता है कि यह सब तो किसी मेटावर्स जैसा लग रहा है। ये फल सिर्फ अपर वर्ल्ड में उगता है, लेकिन इसकी शक्ति सचमुच अविश्वसनीय है। यह एक साधारण शरीर को भी इम्मोर्टल बॉडी में बदल सकता है। फ्रूट खाने के बाद लिंग उसका बीज चेंग को वापस दे देती है। चेंग उस बीज को देखते हुए सोचता है कि अगर यह उसके डोमेन के अंदर लगाया जाए तो शायद ये यहाँ भी उग सकता है। यही सोचकर वह बिना किसी तैयारी के उस बीज को सीधे जमीन पर रख देता है। ये देखकर स्नैक तुरंत कहता है, मास्टर, यह इम्मोर्टल ट्री सिर्फ अपर वर्ल्ड के वातावरण में ही उग सकता है। सिर्फ बीज जमीन पर रखने से न पेड़ निकलेगा और न ही फल आएगा। वहीं होंग भी मन ही मन सोचती है कि चेंग ने बीज को ठीक से बोया तक नहीं, उसने तो बस ऊपर से ही जमीन पर रख दिया है। लेकिन अगले ही पल वहां एक तेज रोशनी चमक उठती है और जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर होंग, स्नैक और टोबा तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस बीज के बारे में उन्होंने कहा था कि वो कभी नहीं उगेगा, वो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर विशाल पेड़ बन जाता है। उस पर तुरंत कलियां खिल जाती हैं और अगले ही पल उस पर नए नए इम्मोर्टल फ्रूट भी लग जाते हैं। ये चमत्कार देखकर तीनों डेमन किंग्स पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बाद चेंग उनकी तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहता है, तुम लोगों ने मुझे इम्मोर्टल फ्रूट जरूर दिया है, लेकिन इससे तुम्हारे किए हुए सारे अपराध खत्म नहीं हो जाते। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? इतना सुनते ही तीनों फिर से घबरा जाते हैं। वे लगभग रोने लगते हैं और हाथ जोड़कर चेंग से विनती करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। बस हमें एक मौका और दे दीजिए। चेंग कुछ देर सोचने का नाटक करता है, फिर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो तुम तीनों खुद को मेरे हवाले कर दो, या फिर यहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए चेंग अपने मन में सोच रहा था कि उसकी एक्टिंग इतनी भी खराब नहीं है। शायद ये तीनों उसकी बात मान ही जाएंगे, लेकिन असलियत तो ये थी कि तीनों पहले से ही चेंग की ताकत देखकर पूरी तरह डर चुके थे। इसलिए बिना एक पल गंवाए वे तुरंत अपना सिर झुका देते हैं और चेंग को अपना मास्टर मानने के लिए राजी हो जाते हैं। ये देखकर चेंग संतुष्ट होकर मुस्कुराता है और कहता है, बहुत अच्छी बात है। अब जब तुम लोग भविष्य में मुझे अपना मास्टर कहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट दूंगा। इसके बाद चेंग अपनी डोमेन की शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक साथ होंग, स्नैक और टोबा तीनों की क्वालिफिकेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। साथ ही उनकी कल्टीवेशन भी तेजी से अपग्रेड होने लगती है। तभी अचानक आसमान एक बार फिर काले बादलों से भर जाता है और सुप्रीम थंडर दोबारा प्रकट हो जाती है। जैसे ही उसकी नज़र चेंग पर पड़ती है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, साले, तूने मुझे फिर से बुला लिया। पिछली बार तूने सिर्फ एक इंसान का इस्तेमाल किया था मेरी शक्ति को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन इस बार एक साथ 3 लोगों को इस्तेमाल करने वाला है। ये तो बहुत ज़्यादा क्रूर है। लेकिन बेचारी सुप्रीम थंडर सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थी, उसकी नाराज़गी का चेंग पर कोई असर नहीं पड़ता। मजबूर होकर वह फिर से नीचे उतरती है और होंग, स्नैक और टोबा तीनों की कल्टीवेशन बढ़ाना शुरू कर देती है।
उधर चेंग मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, अभी से इतना मत डरो, अभी तो बिजली का असली तूफान आना बाकी है। इतना कहकर वो अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देता है। अगले ही पल आसमान में गरजती हुई बिजली पहले से भी ज्यादा भयानक हो जाती है। यहाँ तक कि वही थंडर टोबा के सीने पर लगी गंभीर चोट को भी पूरी तरह ठीक करना शुरू कर देती है। अपना काम खत्म करने के बाद सुप्रीम थंडर गुस्से से चेन को घूरते हुए कहती है, साले, अगली बार तुझे जरूर मार दूंगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। इधर होंग, स्नैक और टोबा अपनी बढ़ी हुई ताकत महसूस करके बेहद खुश हो जाते हैं। तीनों सम्मान के साथ चेन का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी कल्टीवेशन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसके बाद चेन उनसे पूछता है, अच्छा जरा बताओ तो सही, तुम लोगों की क्वालिफिकेशन आखिर कितनी बड़ी है? इस पर स्नैक अपने पास से एक खास कल्टीवेशन स्टोन निकालता है और बताता है कि यह पत्थर किसी भी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना रंग बदलता है। वो आगे समझाता है कि कल्टीवेशन की कुल 9 ग्रेड होती हैं, इसलिए इस स्टोन के भी 9 अलग अलग रंग हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, इंडिगो, पर्पल, ब्लैक और गोल्ड। रेड पहला ग्रेड दर्शाता है, जबकि गोल्ड सबसे ऊंचा यानी 9th ग्रेड दर्शाता है। इसके बाद तीनों बारी बारी से अपनी क्वालिफिकेशन जांचते हैं। जैसे ही वे स्टोन को छूते हैं, उसका रंग बदलकर ब्लैक हो जाता है, यानी कि वे अब 8वें ग्रेड तक पहुंच चुके थे, जबकि पहले उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 6ठे ग्रेड की थी। ये देखकर तीनों खुशी से झूम उठते हैं। वे लगभग नाचने लगते हैं और खुशी खुशी कहते हैं, हम तो सीधे 8वें ग्रेड तक पहुंच गए। चेंग मुस्कुराकर उनकी खुशी देखता है और कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम तीनों आगे भी मेरा साथ देते रहे तो भविष्य में मैं तुम्हें 9th ग्रेड तक भी पहुंचा दूंगा। उधर ये सब देखकर लिंग भी अपने मन में सोचने लगती है, मास्टर ने मेरी भी शक्ति बढ़ाई थी, आखिर मेरी क्वालिफिकेशन कितनी होगी? तभी होंग तुरंत आगे आती है और बड़े उत्साह से वही कल्टीवेशन स्टोन लिंग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो, तुम भी अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लो। उधर चेंग भी मन ही मन सोचने लगता है कि जब उसने होंग, स्नैक और टोबा की क्वालिफिकेशन बढ़ाई थी, तब उसने हर स्टेप बहुत ध्यान से कंट्रोल किया था और अपनी शक्ति को पूरी सावधानी से इस्तेमाल किया था। लेकिन जब उसने लिंग की शक्ति बढ़ाई थी, तब वह लगातार अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता चला गया था। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसकी क्वालिफिकेशन आखिर किस स्तर तक पहुंच रही है, यानी कि खुद चेंग को भी नहीं पता था कि लिंग की असली क्षमता अब कितनी हो चुकी है। इसके बाद लिंग धीरे से कल्टीवेशन स्टोन अपने हाथ में लेती है। अगले ही पल स्टोन का रंग बदलना शुरू हो जाता है। पहले वो रेड होता है, फिर ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, इंडिगो, पर्पल, ब्लैक और आखिर में वो चमकते हुए गोल्ड रंग में बदल जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि लिंग की क्वालिफिकेशन अब 9th ग्रेड तक पहुंच चुकी है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो गोल्ड रंग भी गायब होने लगता है और अगले ही पल कल्टीवेशन स्टोन पूरी तरह अपने सामान्य रंग में वापस आ जाता है। उसके अंदर का हर रंग पूरी तरह गायब हो चुका था। यह अजीब नज़ारा देखकर होंग, स्नैक और टोबा भी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। कुछ पल के लिए सभी को यही लगने लगता है कि शायद लिंग की सारी कल्टीवेशन ही गायब हो गई है। ये सोचकर लिंग का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए चेंग के सामने आकर कहती है, मास्टर, मेरी कल्टीवेशन चली गई। लेकिन तभी स्नैक कुछ सोचते हुए आगे बढ़ता है और गंभीर आवाज में कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि लिंग की कल्टीवेशन अब साधारण नहीं रही, बल्कि इमोर्टल लेवल तक पहुंच गई हो। शायद लिंग अब एक इमोर्टल बन चुकी है।